नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टीवी धारावाहिकों का समाजशास्त्र और मीडिया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं हिंदी के जाने माने कवि, लेखक और पत्रकार मंगलेश डबराल। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार लेखक विष्णु नागर, साथ में देश के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट डायरेक्टर भानु भारती। और हम कोशिश करेंगे कि हम जाने माने स्तंभकार और लेखक आकार पटेल से भी संपर्क करें और उनकी भी राय इस विषय पर लेंगे। लेकिन बातचीत हम अपने मेहमानों से शुरू करें उसके पहले आइए देखते हैं टीवी धारावाहिकों के समाजशास्त्र और हमारे मीडिया पर एक छोटी सी चित्रकथा। सवाल और इनाम 10 करोड़। बोलोगे मेरे साथ? हीरो इम्पल्स स्टोरीज X1। ये रिश्ता क्या कहलाता है। निजी टीवी चैनलों की शुरुआत के साथ ही देश में धारावाहिकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। हर साल सैकड़ों की तादाद में टीवी धारावाहिक मनोरंजन चैनलों पर प्रसारित होते हैं। अगर हिंदी टीवी चैनलों की बात करें तो बीते सप्ताह दिया और बाती हम पहले, जोधा अकबर दूसरे, साथ निभाना साथिया तीसरे और कुमकुम भाग्य चौथे नंबर पर थे। बीते कुछ सप्ताह से अलग अलग चैनलों पर प्रसारित होने वाले 10 धारावाहिक ही अदल बदल कर शीर्ष 5 में शामिल होते रहे हैं। लेकिन इन धारावाहिकों की चर्चा न्यूज मीडिया में उस तरह नहीं होती जैसी फिल्मों की होती है। न्यूज मीडिया पर सामान्य तौर पर धारावाहिकों के टुकड़े को मनोरंजन के लिए ही वापस टेलीकास्ट कर दिया जाता है। धारावाहिकों से ज्यादा न्यूज मीडिया में रियलिटी शो दिखाए जाते हैं और दर्शकों का बड़ा हिस्सा भी ज्यादातर रियलिटी शो पर चर्चा करता नजर आता है। देश के पहले टीवी धारावाहिक हम लोग से लेकर निजी चैनलों की शुरुआत तक दूरदर्शन के कई कार्यक्रम बेहद मशहूर हुए। क्या विकल्प के अभाव के चलते ऐसा हुआ या फिर उन धारावाहिकों ने सचमुच लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया? क्या मौजूदा धारावाहिकों के प्रति भी लोग उसी तरह का लगाव महसूस कर रहे हैं? निजी चैनलों पर एक समय में एक ही तरह के कथ्य वाले कई सीरियल प्रसारित हुए जिनमें पारिवारिक षड्यंत्र और सास बहुओं के झगड़े सबसे अहम एलिमेंट थे। हालांकि बीते कुछ वर्षों में चैनलों से ऐसे सीरियल्स का दबदबा कम हुआ है। टीआरपी रैंकिंग में एक ही कैटेगरी में होने के कारण रियलिटी शोज के साथ भी धारावाहिकों ने प्रतियोगिता शुरू कर दी और यही वजह है कि उस तर्ज पर सीरियल्स के भी सीक्वल बनने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या वक्त के साथ भारतीय धारावाहिकों ने वो स्तर हासिल किया है जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए? इन सीरियल्स के पात्रों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करें तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। मंगलेश डबराल, हम बातचीत की शुरुआत आपसे करते हैं। आपने हमारी चित्रकथा अभी देखी। हम ये समझना चाहते हैं कि इस देश में जो टीवी सीरियल्स हैं, टीवी धारावाहिक हैं, लंबे समय से बन रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक फेज़ ऐसा आता है 2008 के आसपास, जब अचानक टेलीविज़न चैनलों में कलर्स वगैरह के आने के बाद एक सामाजिक मुद्दों को अपने धारावाहिकों के कंटेंट के तौर पे पेश किया जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि वो दावा ये कर रहे हैं कि हम सामाजिक विषय उठा रहे हैं, तब भी हमें समझा नहीं जा रहा है, तब भी हमें कहा जा रहा है कि वही पुराने सास बहू का राग आप अलाप रहे। ये जो हाल के वर्षों में जो एक नया कंटेंट पेश करने का दावा किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ दिख रहा है आपको? क्या कैसा यथार्थ है समाज का? कैसी वास्तविकता समाज की है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धारावाहिकों का जो मनोरंजन उद्योग है, उसके इस दावे में कोई सच मुझे तो नज़र नहीं आता, क्योंकि ये सास भी कभी बहू थी और इस तरह के जो एकता कपूर छाप जो सीरियल आते हैं, ये नए सीरियल उन्हीं का विस्तार हैं। उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, ऐसा गुणात्मक बदलाव नहीं है। मसलन एक सीरियल है, उसका नाम है दिया बाती और हम। उसमें एक महिला जो है, एक लड़की जो है, वो पुलिस अफसर बनने जा रही है, लेकिन उसकी समस्याएं वो नहीं हैं, वो विवाहित है वो, लेकिन उस समस्या को उठाया गया है, लेकिन उसको बाद में वो समस्या सास बहू के रिश्तों में विसर्जित हो जाती है। तो ये सब सास बहू के इस संबंध में, बल्कि कहना ये चाहिए कि बॉलीवुड की फिल्में इस बीच बहुत बदली हैं।
बम्बईया फिल्म उद्योग में बहुत बदलाव आया है। आज जो है नई थीम्स आ रही हैं, नई विषय वस्तु आ रही है, नए कथ्य आ रहे हैं, नई समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अनुरूप उसका जो बी ग्रेड उसका जो है सीरियल जो है वो बिल्कुल नहीं बदला है। और ये चाहे आप सामाजिक सीरियलों के मामले में लीजिए या चाहे धार्मिक सीरियलों के मामले में लीजिए। आज आप देखिए कि महाभारत अभी खत्म हुआ है, एक फिर और सीरियल आ रहा है, देवों के देव महादेव, देवों के देव। एक और बुद्ध पर सीरियल आ रहा है। उसी तरह जोधा अकबर भी धार्मिक ऐतिहासिक सीरियल है। तो कोई बड़ा बदलाव जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बल्कि इस समय जो मनोरंजन का स्तर है टीवी धारावाहिकों का, वो सबसे निम्नतम स्तर पर है। लेकिन विष्णु नागर, अगर आपसे हम समझना चाहें, क्या वजह है कि इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले धारावाहिकों पर मीडिया में अगर देखा जाए तो बहुत कम लिखा जा रहा है? एक ज़माना था जब दिनमान जैसी पत्रिकाएं, धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं, बहुत सारे और अंग्रेजी, हिंदी की, मलयालम, बंगला की पत्रिकाएं, उनमें बहुत सीरियस ढंग से मीडिया क्रिटिक जो थे, मीडिया उस समय हम कला समीक्षक कहते थे, फिल्म समीक्षक कहते थे, लेकिन वो काफ़ी गंभीरता से चीज़ों के बारे में लिखा करते थे। इन दिनों ऐसा लगता है कि धारावाहिकों का सिर्फ एक विज्ञापनी शोर दिखाई देता है मीडिया में, लेकिन उन पर गंभीर आलोचना कभी कभी यदा कदा दिखती है। एक निरंतरता उसमें नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है। मीडिया का ये एटीट्यूड, क्या इसके पीछे वजह आप पाते हैं? बहुत सही आपने मुद्दा उठाया, और मैं इसलिए आपने आकार पटेल भी जी वो हमारे साथ पर जुड़े हैं, तो उनका मैंने जो लेख पढ़ा वो तो बेसिकली टीवी पत्रकार नहीं है या टीवी जो सीरियल्स के बारे में जी वो उनकी कोई विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है करीब 20 से 25 सीरियल जो इस समय आ रहे हैं उसमें किस तरह कुछ जातियाँ, जैसे जिसमें बनिया जाति, ब्राह्मण, ठाकुर, ये जो हमारी जो उनके अनुसार और सही होगा, उन्होंने रीजनल आइडेंटिटी भी दी है, और वो भी दिया है। और दूसरा है कि करीब 2% लोग जो है हिंदुस्तान की, मतलब जो जातियां दिखाई जाती हैं वो सिर्फ 2% लोगों को संबोधित करती हैं। तो हमारा जो कंज्यूमरिज्म है वो तो फिर भी कम से कम 10%, 15% को संबोधित करता है जी। हमारे जो टीवी सीरियल है वो उससे भी ज़्यादा जो है सिर्फ 2% लोगों को संबोधित करते हैं। और हमारा मीडिया जो है, चूँकि एक पूरी जो हमारी इकोनॉमी इस समय बन गई है वो कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी है, हमारे अखबार, हमारा मीडिया पूरा जो है उसका पूरी तरह शिकार है। और उसने जो भारत का जो नागरिक है, साधारण नागरिक है, जिसके वोट से सरकारें बनती और बदलती है, उसको पूरी तरह इग्नोर कर रखा है नॉर्मली। तो वो वही चीज़ है, इसीलिए उनको ये इशू जो है बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई देता, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगता है। और इसके लिए जो कारपोरेट वर्ल्ड का जो पूरी तरह कब्जा तमाम चीज़ों पे हो गया है, तो वो भी इसके लिए जो है स्पेस नहीं देता है। आकार पटेल हमारे साथ जुड़े हैं कसौली से। आकार, हमारी बात आप सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं? जी। इन कार्यक्रमों के बारे में बिल्कुल एक विज्ञापन नुमा कुछ पैकेज आ जाते हैं और मीडिया मान लेता है कि कॉलम लिख दिया गया है या टेलीविज़न में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, आ रही हैं। तो इस पूरे पहलू को कैसे आप देखते हैं? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया का इन धारावाहिक बनाने वाली कंपनियों के साथ कोई आप ऐसा कोई अलायंस देखते हैं इसके पीछे, या क्या है ये, इसके पीछे कहानी क्या है? देखें, मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, जो मानते हैं कि मीडिया जो है, खासतौर पर टेलीविजन मीडिया और खासतौर पर टीवी में जो एंटरटेनमेंट स्पेस है, उसका काम समाज सेवा और समाज सुधार नहीं है। लेकिन हमें देखना होगा कि जो इसका कंटेंट है वो हमारे समाज से किस हद तक ताल्लुक रखता है। और जैसा कि आपने कहा, इन टीवी सीरियलों जो ज्यादातर कोई 1 या 2 परिवार पे होते हैं, ये कौन से परिवार हैं, उनमें कौन से गुण हैं, ये दिखाने में हमें ये लगता है कि सिर्फ 2 या 3 जातियों को दिखाया जाता है। खास तौर पर जो वैश्य जाति है हमारी, बनिए होते हैं वो, दूसरा जो राजस्थान के जो राजपूत हैं वो ठाकुर होते हैं कई, और जो 90% लोग हैं जिसे हम शूद्र के नाम से जानते हैं, जिनमें पटेल होते हैं, रेड्डी होते हैं, ओबीसी सारे आ जाते हैं, ओबीसी आ जाते हैं, उनका कोई भी हद तक इसमें समावेश नहीं होता। और इसके कारण क्या है, इस पर हमें सोचना चाहिए। मेरे नजदीक इसका कारण एक ये है कि
टेलीविजन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये समझती है कि जो इन इन नामों के पीछे जो गुण दिखाए जाते हैं, मनुस्मृति में हो या हमारे पॉपुलर कल्चर में हो, कि ब्राह्मणवाद क्या होता है और वैश्यवाद क्या होता है, इससे बिल्कुल एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाकर बनियों को पैसेदार दिखाना, प्रैग्मेटिक दिखाना, ब्राह्मणों को एक स्वच्छ दिखाना, ठाकुरों को वीर दिखाना, गुस्सा करते दिखाना, बिल्कुल। तो ये एक कैरिकेचर सा हो गया है जो सभी चैनलों पर है। ये ना कि सिर्फ स्टार या जी या सोनी, या हर एक चैनल, कलर, सब में यही होता है। जी, तो ये मैं फिर एक आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कंटेंट के स्तर पर देखें, आपने एक सोशियोलॉजिकल जो व्याख्या पेश की, वो कमोवेश हमारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो समस्याएं हैं, लेकिन हम उस पर बहस आज नहीं कर रहे हैं। कभी बहस करेंगे तो उस पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि अभी दावा ये किया जा रहा है धारावाहिकों के ज़्यादातर निर्माताओं या इन चैनलों के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कि अगर 1990 के बाद के दशक में हम देखें तो एक क्वालिटेटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है 2008 के बाद, जब सोशल इश्यूज को लेकर, सामाजिक सरोकार जिसे कहते हैं, उन सवालों को लेकर भी, उन पहलुओं को लेकर भी सीरियल बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, या उनको एकेडमिक ढंग से या मीडिया में बहुत एप्रिसिएशन के ढंग से देखा नहीं जा रहा है। इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरा मानना यह है कि कई ऐसे सीरियल हैं जहां पर, देखें आप, एकता कपूर का जो पहला सीरियल था हम पांच नाम का, उसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे सभी स्त्री थी। उसमें कोई भी मर्दाना कैरेक्टर ना तो पावरफुल था, ना तो उसमें कोई एबिलिटी थी। तो ये मान के चलना कि सिर्फ एक ही ढंग के सीरियल बनते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ सब्जेक्ट्स पर शायद दुबले हैं वो लोग छूना नहीं चाहते हैं इसको। कोई मान लीजिए कि कोई लोअर कास्ट का फैमिली को दिखाए मेन कैरेक्टर की तरह, ये तो हुआ ही नहीं है कभी। तो ये कब तक नहीं होगा, ये देखना होगा हमें। लेकिन धीरे धीरे कुछ सुधार तो आ रहा है टीवी में। जी, भानु भारती, बिल्कुल संक्षेप में अगर हम जानना चाहें आपसे, एक अलग ढंग का पहलू समझना चाहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ख़ासकर अगर देखा जाए ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जब से ये शुरू हुआ है दौर, आप सामाजिक जीवन में हमारे, राजनीतिक जीवन में हमारे, आर्थिक जीवन में हमारे, सांस्कृतिक जीवन में हमारे अनेक कहानियां बिखरी पड़ी हैं। क्या एक थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते आप कैसे देखते हैं? क्या पात्रों का ये पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य जिसकी चर्चा आकार कर रहे हैं वो बहुत मनोगत है और बहुत ही नकली है? पूरी तरह नकली है। देखिए, बहुत लंबे दौर तक जो हमारी फिल्में थीं, वो जब हम आज़ादी के संघर्ष से गुज़र रहे थे, तब सोशल इश्यूज़ को लेकर के कुछ फिल्में बनी जो आज तक हमारी स्मृति में बनी हुई हैं। 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्म बनी, 4 आँखें 12 हाथ, 2 आँखें 12 हाथ जैसी फिल्म बनी। और उसके बाद एक लंबा दौर वो आया कि जब सोशल इश्यूज से हमारी फिल्में पूरी तरह कट गईं, और उस तरह के चरित्र, उस तरह की कहानियाँ जो कहीं घटित नहीं होती जी हमारे जीवन में, जिनसे हमारे जीवन का कोई वास्ता ही किसी तरह से नहीं है, वो कहानियाँ, उस तरह के पात्र हमारे सिनेमा के में आने लगे। और एक झूठी स्थितियाँ, एक झूठ में वो फिल्में हमें ले जाती थी, और हमें एक एस्केप जैसे, मतलब अपनी ज़िंदगी से भागने का एक रास्ता वो फिल्में बनती थी। जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई और हमारे यहाँ धारावाहिक बनने शुरू हुए, तो जो शुरुआत में जो धारावाहिक थे, हम लोग बुनियाद, भारत एक खोज, जी, नीम का पेड़, जी, मतलब जी, तो ये जो धारावाहिक थे, उनका जो समाज था वो हमारे आसपास का, इर्द गिर्द का समाज था। उसमें कुछ वास्तविकता हमें नजर आती थी। लेकिन अब जैसा
मंगलेश भी कह रहे थे, और मतलब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज जो टेलीविज़न पर समाज है। आप विजुअल्स देखिए जी, मतलब एक व्यक्ति सोकर के उठता है, एक महिला सोकर के उठती है, वो उतनी ही सजी धजी, उसके सारे आभूषणों में चाक चौबंद आभूषणों से लदी फंदी, और अब लगता ही नहीं कि मतलब ये जिस तरह के सेट्स हम दिखाए वो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द के समाज उसमें कहीं बोलता झांकता नजर ही नहीं आता। भानु भाई, हम इस पहलू पर भी बात करेंगे और धारावाहिकों के सौंदर्य शास्त्र पर भी बात करेंगे। बहुत सारे और सवाल हैं, क्योंकि अभी आप फिल्मों की चर्चा कर रहे थे, मंगलेश जी ने और विष्णु नागर दोनों ने कहा कि फिल्मों में तो फिर भी हर साल कुछ न कुछ फिल्में ऐसी आ रही हैं जिन पर जो समाज को संबोधित करती हैं, और लेकिन धारावाहिकों के स्तर पर कहीं ना कहीं एक शून्यता सी है। हम इस विषय को उठाएंगे, एक अभी अंतराल लेकिन लेते हैं। अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो आकार पटेल सहित सभी आप लोगों से इस पर बात करेंगे। एक अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे, खासकर भानु भारती ने सवाल उठाया कि किस तरह से नकली चरित्र और नकली कहानियां धारावाहिकों में परोसी जा रही हैं। लेकिन मंगलेश डबराल, अगर हम आपसे जानना चाहें, ये जो विकासमान यथार्थ आज का है, एक डेवलपिंग रियलिटी है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जो समाज के सामने आई नहीं, खासकर पर्दे पर, धारावाहिकों के पर्दे पर। आखिर उसको हम उससे मुंह मोड़कर क्या पेश कर रहे हैं और क्यों पेश कर रहे हैं? जो आप यथार्थ दिखा भी रहे हो, उस यथार्थ में 10 एपिसोड तक आप चलते हो कुछ कहानी पर, और फिर सारी की सारी आपकी कहानी बेसिकली न्यू डिजाइनिंग जो फैशन का है उसका प्लेटफॉर्म बन के रह जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में जो बदलाव आया है वो ये आया है कि अब जो है टेलीविज़न के धारावाहिकों में निम्न मध्य वर्ग और एक हद तक मध्य वर्ग वो भी गायब हो रहा है। उसकी जगह एक उच्च मध्य वर्ग आ रहा है जिसका अपना एक व्यवसाय है, जिसके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और जिनका रहन सहन बहुत ही उच्च स्तरीय है। और उसमें एनआरआईज आ रहे हैं, जो इस बीच के धारावाहिकों में एनआरआईज बहुत आए हैं। तो ये बदलाव आया है, यानी जो अब हमको एक ऐसी जीवन शैली दिखाई जा रही है जो पूरी तरह एलियन है, पूरी तरह हम उससे कटे हुए हैं। बिल्कुल हमारा यथार्थ है या ये नहीं, बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक ये बात है कि मुझे लगता है कि आप इस बीच देखिए धारावाहिकों की, धार्मिक धारावाहिकों की जो है बहुत बाढ़ आई है। और जितने भी ये, चाहे महाभारत हो या देवों के देव महादेव हो या इस तरह के सीरियल हों, और तो इनमें एक मुझे लगता है सामाजिक संकट के समय जो है लोग धार्मिक धारावाहिकों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये जो बदलाव की बातें हो रही हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ बदलाव इतना है कि अब एक अमीर जीवन शैली हमको इस टेलीविज़न पर्दे के ज़रिए बेची जा रही है, एक। और दूसरा जो रियलिटी शोज़ हैं, वो चाहे रोडीज़ है या चाहे बिग बॉस है, जो कि मूलतः नकल हैं, उनके ज़रिए भी एक ऐसा यथार्थ हमारे सामने रखा जा रहा है जो कि अत्यंत कृत्रिम यथार्थ है। लेकिन विष्णु, अगर हो ये रहा है कि जिस तरह के धारावाहिकों की बात कर रहे हैं मंगलेश डबराल, उनके जो नायक हैं या उनके जो प्रस्तोता हैं वो कई बार ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हैं बहुत सारी चीज़ों के, और सिर्फ निजी क्षेत्र के नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में भी कई बार उनको ब्रांड एम्बेसडर की तरह पेश किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, एक तरह से एक पैरेलल, एक समानांतर प्रतिनायक या नायक खड़ा किया जा रहा है कि जो लोग आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं, जो लोग कहीं सफाई के अभियान में काम कर रहे हैं समाज की, जो लोग कहीं कुछ बेहतर काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, उनके समानांतर एक पर्दे का नायक खड़ा कर दिया जाए और एम्बेसडर के रूप में उसको पेश किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दरअसल जो है हमारी पॉलिटिक्स भी जो करती है वही जो है उनका जो है सहायक का रोल जो है ये सीरियल भी कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स भी जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है वो भी हमारे बेसिक इश्यूज से हमारा ध्यान हटाने की लगातार कोशिश करती है। उसके सारा प्रयत्न जो है उसी में लगा रहता है। जो भी सत्ताधारी पार्टी में होता है वो लगातार इसकी कोशिश करता है और विपक्ष भी जो है उसको उसी तरह उलझाने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारे ये धारावाहिक हैं ये भी एग्जैक्टली जो है हमारे सचमुच के जो नायक हैं या हमारे जो उभरते हुए तमाम वर्ग हैं, आज जो है राजनीति का जो पूरा दृश्य बदला हुआ है। लेकिन भानु भारती, अगर हम समझना चाहें कि फिल्मों के लिए हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है, हम ही नहीं कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड या इस तरह का कोई मैकेनिज़्म हमेशा अच्छा ही काम करता है,
लेकिन आप देखते हैं कि टेलीविज़न में जो इतने बड़े पैमाने पर धारावाहिक बन रहे हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है। रेगुलेशन अगर एक ख़राब शब्द है तो मैं कहता हूँ निगरानी भी नहीं है। और जो प्राइवेट स्तर पर इन कंपनियों की तरफ से जो एक मैकेनिज़्म लाया गया है वो कुल मिलाकर कोई काम नहीं करता नज़र आता। इसमें एक रंगकर्मी के नाते आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने सिनेमा के लिए तो बहुत सारे बना रखे हैं तंत्र, लेकिन टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए कोई तंत्र नहीं है। सेंसर बोर्ड के रहते भी जिस तरह की फिल्में हमारे यहाँ बनी, उन्होंने हमारे समाज का कितना भला किया। और अब जो फिल्मों में सुधार या बदलाव आया है जो कि पॉजिटिव है, अब भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म या 3 इडियट जैसी फिल्म बनने लगी हैं, तो वो बदलाव किसी सेंसर बोर्ड या किसी रेगुलेशन की वजह से नहीं आए हैं। वो इसलिए आया है कि वो समाज बदल रहा है, उसकी डिमांड बदल रही हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत गहरे स्तर पर टेलीविज़न जो है वो क्योंकि सीधा हमारे घरों में घुसता है, और मुझे लगता है कि एक सोशल सेंसरशिप की ज़रूरत है। कुछ इस तरह के सोशल मॉनिटरिंग, बल्कि कह सकते सोशल हैं। मॉनिटरिंग की आवश्यकता है जो इस पर निगाह रखे और इस पर एक बाकायदा एक मुहिम की तरह से इन सीरियल्स को सेंसर करे, उन पे उनको वो क्या कर रहे हैं इसकी विवेचना करके और उसे समाज के सामने रखे, और सरकार और मीडिया दोनों को इसके लिए बाध्य करे कि वो उस पर गौर करें। विष्णुनगर, एक छोटी सी बात में मैं आप ही के यहाँ रहा था आपकी बात में जी, कि दरअसल ये जो सीरियल हैं, ये जो पढ़ा लिखा अनपढ़ वर्ग है, पढ़ा लिखा है लेकिन अनपढ़ वर्ग है, जो जिसका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है, जिसने एक बार BA MA XYZ जो भी डिग्री हासिल की उसके बाद उसको कोई जीवन से पढ़ने लिखने इवन अखबार पढ़ने से बनाता नहीं है, उस वर्ग को ज़्यादा संबोधित होते हैं ये। जी, जिसके पास बहुत सुविधाएं हैं, जिसके पास बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुख है, उसके लिए है। आप दोनों लोगों से मेरा सवाल है, विष्णुनगर और मंगलेश डबराल, आप बताएं कि क्या मीडिया कहीं चूक कर रहा है समाज की तरफ से भी, जो एक सामाजिक निगरानी का एक जरिया बन सकता था? सामाजिक निगरानी जो है अभी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। मीडिया में आज तक आप आश्चर्य करेंगे कि टेलीविज़न जो है और दर्शक, उसका रिश्ता इतना एक तरफा है और लगातार एक तरफा हो रहा है। उसमें दर्शक बिल्कुल निर्वासित है, वो सिर्फ दर्शक है, उसके सामने ये चॉइस भी नहीं है कि वो अपना टीवी बंद करे और किसी और काम में लग जाए, या अखबार पढ़ने में लग जाए, किताब पढ़ने में लग जाए, या कोई संगीत सुनने में लग जाए। लेकिन आपने तो दुनिया के बहुत सारे देशों को देखा है और वहाँ जाकर आपने काम भी किया है समय समय पर। आपको ऐसा कोई यूरोप में या कहीं भी ऐसा कुछ दिखता है जहाँ टेलीविज़न की कोई अगर नकारात्मक भूमिका सामने आई हो दर्शकों के हिसाब से, तो वहाँ कोई इस तरह का मैकेनिज्म, वो रेजिस्टेंस का या असहमति का या आलोचना का, विवेचना का सामने आया हो कोई तंत्र? मुझे अमेरिकी टेलीविज़न को देखने का कुछ अनुभव है, और मैंने वहाँ देखा कि जब भी समाज में कोई घटना होती है वो उनके पास बाकायदा कार्यक्रम है इस तरह के जिसमें दर्शक शिरकत करते हैं और वो उसके जो प्रो एंड कॉन्स पे, उसके पक्ष और विपक्ष पे बहस करते हैं। मसलन ये कि लोगों को गन मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर जो इतनी बहसें होती हैं और जिनमें दर्शकों का और आम जनता का इतनी अधिक भागीदारी होती है कि वो उनका एक प्रमुख हिस्सा है। विष्णुनगर, मुझे लगता है कि जो मीडिया क्रिटिक जो हैं या टीवी क्रिटिक है, उनके बजाय, जैसे कि मैं फिर आकार पटेल के लेख की चर्चा करूंगा, इस तरह की चीज़ों में दूसरे तरह के जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो समाज के दूसरे कंसर्न से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना। जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा जोधा अकबर का, जो अपेरेंटली जो है ये दिखाता है कि वो एक सांप्रदायिक सद्भाव का, वो अकबर के बड़प्पन को दिखाना चाहता है। लेकिन उसमें अब 2 चीज़ें जो मैंने मार्क की हैं, एक तो ये है कि जोधाबाई और जितने भी हिंदू पात्र हैं वो ऐसी संस्कृताइज्ड हिंदी बोलते हैं जो हम लोग जो लेखक लोग हैं वो अपने लिखने में भी इस्तेमाल नहीं करते। और वो दूसरी, 1 मिनट, और दूसरी तरफ जो अकबर है
वो हिंदुस्तानी बोलता सर, है। हमारा तो समय- दोनों तरफ जो है जी। दोनों एक दूसरे की भाषा तक से कुछ नहीं सीखते। तो कहीं ना कहीं मंगलेश डबराल आपका और मानना है हिंदुत्व और एक तरह का हिंदूवादी जो है, जी, जी। एक कैरेक्टर को जो है इतना चढ़ाया जा रहा है कि अकबर उसके सामने फीका लगता है। तो मंगलेश डबराल, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि हो ये रहा है कि इन धारावाहिकों में जो कई बार इस तरह के चरित्र भी उभारे जा रहे हैं जो समाज में एक किसी चीज़ के, किसी प्रोडक्ट के या किसी धारा के, किसी विचार के ब्रांड एम्बेसडर बने, और यही कारण है कि सत्य बोलने की दावेदारी करने वाले कई इस तरह के धारावाहिकों के नायक जब कहते हैं, एक सोशल डिस्कोर्स में उतरते हैं और कहते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो वो एक अजीब तरह की दुनिया खड़ी होती है आपके सामने, एक समानांतर प्रतिनायक खड़ा होता है या नायक खड़ा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है टेलीविज़न धारावाहिक जो मैसेज दे रहे हैं उनका उद्देश्य समाज सुधार नहीं है, समाज सेवा नहीं है, लेकिन वो मैसेज ज़रूर देते हैं। जी, तो वो अपने आप मैसेज क्या है? तो वो मैसेज यही है कि उसके जरिए वो एक ब्रांड एम्बेसडर खड़ा करके वो जो मैसेज दे, तो वो टीवी प्रोडक्ट है वो एक तरह का। मंगलेश डबराल, विष्णु नागर, भानु भारती, आप तीनों का और आकार पटेल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है आप लोगों ने जो बातें कहीं, कुछ एक अपवादों को अगर छोड़कर हमारे टीवी चैनलों पर मनोरंजन के नाम पर दिखाए जाने वाली सीरियल्स जीवन, समाज और मानव रिश्तों की अवास्तविक और यथार्थ की मनगढ़ंत तस्वीर पेश कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए वे सामाजिक जीवन, आचार विचार और निजी रिश्तों का एक तरह से नियमन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये चैनल सिर्फ तुरंता मनोरंजन और ख़ास विचार ही नहीं परोस रहे हैं, साथ में नायक और ब्रांड एम्बेसडर भी पैदा कर रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर बहते इस मनोरंजनी सैलाब को रोकने की कोशिश कहीं भी नहीं दिखती। लेकिन दर्शक क्या इस रसधारा की घुट्टी पीते रहेंगे या उठेंगे और सवाल करेंगे? इसी सवाल के साथ आज के शो का हम समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।